Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम। होम्योस्टेसिस जो हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से, तो होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस के अंदर कंट्रोल सिस्टम किस तरह इन्वॉल्व होता है। अगर हमारी बॉडी अपना इंटरनल मेंटेन कर रही है, चाहे वो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है या सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है या वेस्ट को मैनेज किया जा रहा है या बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स के लेवल को, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो बॉडी के ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस जो है वो रखे हुए हैं। तो आखिर वो कंट्रोल सिस्टम क्या है, किस तरह हमारी बॉडी पे वो चेक एंड बैलेंस के तौर पे काम कर रहा है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करता है और उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 15.2, जिसमें हमने डिस्कस करना है कंट्रोल सिस्टम। अब व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? अगर हम 15.1 को देखें तो 15.1 में हमने डिस्कस किया होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस में हमने कहा कि ये बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। अब बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में नैरो रेंज चेंज करेगी और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी बाय कीपिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट इन नैरो रेंज, एबल रेंज या फिर कांस्टेंट। अब ये कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? बेसिकली ये एक रिस्पॉन्सिबल होता है which is responsible to detect, analyze and to respond. So basically ये हमारे पास कंट्रोल सिस्टम का काम होता है। ये एक तो चेंज जो हो रहा है उसको फौरन डिटेक्ट करेगा और फिर उसको एनालाइज करेगा कि ये किस बेस पे हो रहा है और बॉडी के किस हिस्से के अंदर उसको फर्दर चेंज लाना है। फिर ये उसके ऊपर प्रॉपर क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वॉल्व होगा और इसके बेशुमार हमारे पास क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। आइए ज़रा अगर हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करें तो कंपोनेंट्स में हमारे पास एक होता है जी रिसेप्टर, एक होता है जी कोऑर्डिनेटर और एक होता है हमारा इफेक्टर। ये तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। आइए ज़रा कंट्रोल सिस्टम को हम एक आम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बेशुमार जो है वो मशीन्स होती हैं जिनके अंदर कंट्रोल सिस्टम वर्क कर रहा होता है फिजिकली। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर के पास बैठे हो तो आपको फील होगा कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद आपको फील होता है कि वो बंद हो गया है, फिर थोड़ी देर के बाद आपको फील होता है कि वो फिर स्टार्ट हो गया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो गई है। तो असल में उसके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम है। एक वर्ड हम यूज करते हैं थर्मोस्टेट। अब बेसिकली थर्मोस्टेट बेसिकली एक वो कंपोनेंट है, वो पार्ट है जिसका काम होता है टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक लेवल पे कंट्रोल करना। हमारी बॉडी के अंदर भी एक थर्मोस्टेट होता है जो कि हाइपोथैलेमस है। खैर, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर ये कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है? ये उसका कंट्रोल सिस्टम है। आपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एडजस्ट कर दिया अपने उस रेफ्रिजरेटर के अंदर। अब जैसे ही रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट कर दिया एक सेट पॉइंट के ऊपर, अब इस कंपोनेंट का काम जो है वो ये होगा कि टेम्परेचर को ना उससे ज़्यादा होने दे
ना उससे कम होने दें। सपोज कीजिए अगर टेम्परेचर जो है वो उससे बढ़ना चाह रहा है तो फौरन ये स्विच ऑफ हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और टेम्परेचर उसी रेंज में आके रुक जाता है, उससे बढ़ने नहीं पाता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर उससे ड्रॉप होना शुरू होता है फौरन सर्किट दोबारा ऑन कर दिया जाता है और दोबारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाती है और दोबारा जो है वो टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रेंज में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो कंट्रोल सिस्टम के तौर पे बॉडी में काम करता है, हमारी बॉडी में ये वाला कंट्रोल सिस्टम वो इसी के ऊपर काम कर रहा है। जिस तरह ये रेफ्रिजरेटर में काम कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम भी क्या करता है, ऐसा ही काम करता है कि वो देखता है कि किस वक्त किस चीज़ को इन्हेंस करना है और किस वक्त किस चीज़ को जो है वो ड्रॉप करना है। आइए जरा इनके कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज रिसेप्टर। ये फर्स्ट कंपोनेंट है जी हमारे पास कंट्रोल सिस्टम का। अब रिसेप्टर करता क्या है, विच डिटेक्ट चेंज, जो चेंज को डिटेक्ट करता है। अब ये जो चेंज है हमारे पास, इट मे बी इन इंटरनल एनवायरनमेंट, इट मे बी इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, चेंज को डिटेक्ट कर रहा है। तो रिसेप्टर हमारे पास बेसिकली वो कंपोनेंट होता है जो कि क्या करेगा, चेंज को डिटेक्ट करेगा। एक बात याद रखिएगा, रिसेप्टर में हमारे पास इट मे बी सेल, इट मे बी टिश्यू, इट मे बी ऑर्गन और इट आल्सो मे बी नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। सो न्यूरॉन की जो एंडिंग्स होती हैं वो भी रिसेप्टर्स के तौर पे काम करती हैं। हमारी फिंगर्स के अंदर जो है, फिंगर की टिप्स के अंदर जो है वो हमारे पास नर्व एंडिंग होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं चेंज को। अब रिसेप्टर हमारे पास कंट्रोल सिस्टम का वो वाला पार्ट जो इस बात को डिटेक्ट करेगा कि चेंज आ रहा है। अब वो चेंज सल्यूट के लेवल पे है, वो सॉल्वेंट में चेंज है, कोई मिनरल कम हो गया, ज्यादा हो गया, पानी का लेवल आपकी बॉडी में कम या ज्यादा हो गया, टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, ठीक है जी। इन तमाम चीजों को डिटेक्ट करने वाला हमारे पास जो कंपोनेंट होगा वो रिसेप्टर होगा। अब मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया और आपकी बॉडी में स्वेटिंग होना स्टार्ट हो गई, तो जरा गौर कीजिए, आपकी बॉडी का वो कंपोनेंट जो इस बात को डिटेक्ट कर रहा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, वो डिटेक्ट करने वाला कंपोनेंट हमारे पास रिसेप्टर है। डेफिनेटली सबसे पहले वो चेंज आपकी स्किन जो है वो डिटेक्ट करती है और फौरन मैसेज जो है वो आपके ब्रेन की तरफ जो है वो कन्वे कर दिया जाता है। तो बॉडी का वो पार्ट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज को डिटेक्ट करेगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिसेप्टर कहलाता है। सपोज कर लीजिए आपको प्यास लगी है, जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है एंड यू वांट टू ड्रिंक वाटर, तो उस वक्त बॉडी के अंदर पानी की डेफिशिएंसी है। तो बॉडी के अंदर वो वाला कंपोनेंट जो इस बात को डिटेक्ट कर रहा है कि वाटर के लेवल में डेफिशिएंसी हो गई है, अब पानी जो है वो बॉडी को जरूरी चाहिए, तो वो कंपोनेंट जो इस बात को डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सी चीज में चेंज आ गया है, अब उसकी जरूरत है, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। तो रिसेप्टर हमारे पास वो कंपोनेंट होता है जो बॉडी में जो चेंज को फौरन क्या करता है, डिटेक्ट करता है, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंज को फौरन डिटेक्ट करता है और बॉडी को वार्न करता है कि भाई चेंज आ गया है, अपने आप को फौरन उसके लिए क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो। अब इसको डिटेक्ट करने में यानी रिसेप्टर का जो मेन फंक्शन है वो ऐसा भी हो सकता है कि सेल जो है वो रिसेप्टर का काम कर रहा हो, टिश्यू रिसेप्टर का काम कर रहा हो, ऑर्गन रिसेप्टर का काम कर रहा हो, या नर्व एंडिंग जो है वो रिसेप्टर का काम कर रही हैं और वो लगातार जो है वो मैसेजेस रिसीव कर रही हैं और बॉडी को क्या कर रही हैं, कन्वे कर रही हैं।
तो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम में जो सबसे पहला पार्ट है जो होम्योस्टेसिस के फंक्शन को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होगा वो हमारे पास है रिसेप्टर। आइए जरा दूसरा कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर अब ये जो कोऑर्डिनेटर है हमारे पास बेसिकली ये वो पार्ट होगा जो कि क्या करेगा, which receive information from receptor। सो ये इन्फो को यानी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा रिसेप्टर से और उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा और फिर क्या करेगा, गिव ऑर्डर, और उसके ऊपर वो क्या कर देगा, ऑर्डर दे देगा। अगर हम बॉडी में कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे देखें तो हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं CNS, जिन्हें मैं ऐसे भी कह सकता हूं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों जो है ये हमारे पास CNS के अंदर आते हैं और ये कोऑर्डिनेटर वाला काम करते हैं। जबकि दूसरा जो पार्ट हो सकता है वो होता है जी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस सिक्रीशंस, जो कि क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। सो कोऑर्डिनेटर के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर CNS होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ग्लैंड्स होंगे जो कि सिक्रीशंस पैदा करते हैं। तो रिसेप्टर अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो इसने गैदर की है, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज है चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज है, फौरन उस चेंज को वो कन्वे करता है टुवर्ड्स कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर जो है वो आने वाली उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं कि आखिर ये जो चेंज है वो सल्यूट में डेफिशिएंसी का है या एक्सेस का है, सॉल्वेंट में डेफिशिएंसी का है या एक्सेस का है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, बॉडी कुछ डिमांड कर रही है, बॉडी कुछ रिलीज करना चाह रही है, बॉडी कोई इनटेक करना चाह रही है। ये तमाम चीजें एनालाइज करनी है कोऑर्डिनेटर ने और फौरन उस पे क्या किया जाता है, ऑर्डर कन्वे किया जाता है। अब जब ऑर्डर कन्वे किया जाएगा तो उस ऑर्डर को फौरन रिसीव करके कौन उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, वो होता है जी अफेक्टर। सो द नेक्स्ट वन इज अफेक्टर। अफेक्टर, अब अफेक्टर में अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं ऑर्डर फ्रॉम कोऑर्डिनेटर और गिव रिस्पॉन्स, और फौरन क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे मैंने कहा, सपोज कर लीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो फौरन स्किन उसको डिटेक्ट करेगी, स्किन के सेल जब उसको डिटेक्ट करेंगे तो फौरन इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करवाई जाएगी टुवर्ड्स कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर में ब्रेन के पास फंक्शन जो है वो चला गया और ब्रेन को इन्फॉर्म कर दिया गया कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अब फौरन ब्रेन ने एनालाइज किया कि ये जी चेंज टेम्परेचर के अंदर हो रहा है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसका बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट ये होगा कि वो बॉडी के एंजाइम्स डीनेचर कर देगा। इसलिए फॉरेन कोऑर्डिनेटर ब्रेन ऑर्डर कन्वे करेगा और वो ऑर्डर आएगा टुवर्ड स्किन, और स्किन के अंदर जो होंगे हमारे पास स्वेट ग्लैंड, उनको एक्टिव कर दिया जाएगा। अब स्वेट ग्लैंड फॉरेन जब एक्टिव होंगे तो स्वेटिंग स्टार्ट होगी, पसीना निकलना शुरू होगा। जब पसीना निकलना शुरू होगा तो डेफिनेटली
उनके निकलने पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्वेटिंग हमेशा हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देती है। अब ये सारा मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल सिस्टम के अंदर चल रहा है, जिसमें रिसेप्टर ने अपना प्रॉपर काम किया, इंफॉर्मेशन फ्लो करवाई, कोऑर्डिनेटर ने अपना प्रॉपर जो है वो काम किया, एनालाइज करके ऑर्डर दिया, और फिर अफेक्टर ने भी अपना प्रॉपर काम किया और बॉडी को मैनेज करना शुरू कर दिया, ताकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को डैमेज ना करे, और आपकी बॉडी ने कूलिंग इफेक्ट जो है वो मैकेनिज्म अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। सेम मैकेनिज्म जब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लो टेम्परेचर का होगा तब भी होगा, लेकिन उस वक्त बॉडी की कोशिश ये होगी कि टेम्परेचर जो है वो रिलीज करने के बजाय कंजर्व कर लिया जाए। इसी तरह जब हम बात करते हैं, बेशुमार एग्जांपल्स आपके जहन में आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे, जब अभी मैंने कहा कि आपको सपोज कर लीजिए बहुत ज़्यादा प्यास लगी है एंड यू वांट टू ड्रिंक वाटर, तो जब आपको प्यास लगी है तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट तो ऐसा है जो इस बात को एनालाइज कर रहा है कि भाईजान कोई चीज़ कम हो गई है, कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है। अब वो कमी को या ज़्यादती को जो है वो डिटेक्ट करने वाला हमारे पास क्या होगा, रिसेप्टर होगा। फॉरन इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो होगी और वो पहुंचाई जाएगी टुवर्ड्स कोऑर्डिनेटर, जो कि किंग का काम करता है। इसने फॉरन एनालाइज करना है और एनालाइज करके इसने फॉरन ऑर्डर कन्वे करना है कि हाँ, इस चीज़ की बॉडी को एडवांस ज़रूरत है, और फॉरन अफेक्टर ने उस ऑर्डर को ओबे करना है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। हमने जब बात की होम्योस्टेसिस की, तो हमने कहा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ब्रॉड रेंज चेंज आता है और बॉडी उसके चेंज को जो है वो नैरो रेंज में कन्वर्ट करना शुरू करती है। वो कैसे करती है, उसमें भी ये कंट्रोल सिस्टम ही इन्वॉल्व था। तो ये हमारे पास जो है ये कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम जिसके 3 कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इस पूरी डायग्राम को एक ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर लूं कि ये जी मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल का क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम होगा। अब जरा अंदर आते हैं, तो अंदर ये मेरी बॉडी के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट है, तो मैं इसे बोलूंगा इंटरनल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। और जब हम बाहर थे तो वो हमारे पास था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जब सेल्स के दरमियान की बात हो रही होगी तो वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, और जब हम सेल के अंदर चले जाएंगे देन इट विल बी कंसीडर एज इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो हमने कहा बहुत बड़ा चेंज आता है, तो ब्रॉड रेंज चेंज, सपोज कर लीजिए वो टेम्परेचर में ही चेंज है, ये लीजिए, तो ये एक ब्रॉड रेंज चेंज है। अब यही चेंज जब हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी जो कि उसका करैक्टर है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज को क्या करती है, नैरो में कन्वर्ट करती है, ताकि बॉडी को क्या किया जाए, महफूज रखा जाए। तो ये कंट्रोल सिस्टम अपने रिसेप्टर को, कोऑर्डिनेटर को और अफेक्टर को, इन सब को जो है वो यूज करके इसको नैरो रेंज तक क्या कर देगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी, यानी चेंज जो है वो कम कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये चेंज सेलुलर लेवल पे आएगा तो इसको मजीद कम करके एक्सट्रीमली नैरो रेंज में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में जो सबसे बड़ा रोल परफॉर्म करता है वो कंट्रोल सिस्टम परफॉर्म करता है। अब ये कंट्रोल सिस्टम अपने इन 3 कंपोनेंट्स को यूज करके अपने इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब अगर हम इसकी बेस देखें तो कंट्रोल सिस्टम जो है किस बेस पे काम करता है, कंट्रोल सिस्टम जो है वो किस बेस पे काम करता है, तो याद रखिएगा उसकी जो मेन बेस होती है या वो जो डिपेंड करता है वो डिपेंड्स अपॉन फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म के असूल पे काम करता है, यानी ये इसका प्रिंसिपल है।
तो कंट्रोल सिस्टम फीडबैक मैकेनिज्म पे क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। आइए जरा इस फीडबैक मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो हम कहते हैं जी चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, वो फीडबैक मैकेनिज्म है। अब सारा काम कंट्रोल सिस्टम कर रहा है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, चेक एंड बैलेंस। यानी कंट्रोल सिस्टम का मेन पर्पस क्या था कि बॉडी में फौरन चेक किया जाए भाई कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, किस चीज को कम है तो ज्यादा करना है, ज्यादा है तो कम करना है। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने कहा टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो गया, हाई हो गया, तो कंट्रोल सिस्टम ने कोशिश की अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना शुरू कर दिया, रिलीज करना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली बॉडी ने पहले उसको चेक किया कि क्या वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, अगर नहीं है तो उसके मुताबिक फिर बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया, उसको बैलेंस करना शुरू कर दिया। तो बॉडी जो है जब कंट्रोल सिस्टम की बिहाफ पे मैकेनिज्म परफॉर्म कर रही होती है तो कंट्रोल सिस्टम जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी प्रॉपर चेक किया जाता है और उसके ऊपर प्रॉपर क्या किया जाता है, रिस्पॉन्स किया जाता है। अब ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये दो तरह का होता है। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो दो तरह की हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो क्या होगा, व्हेन द प्रोडक्ट या रिस्पॉन्स जो होगा इज इंक्रीज, या आप कह सकते हैं आउटपुट इज इंक्रीज। तो अगर ऐसा है कि मैकेनिज्म के दौरान किसी चीज की आउटपुट को इंक्रीज करवाया जा रहा है, किसी चीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाया जा रहा है, किसी मैकेनिज्म को स्विच ऑन करवाया जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मिसाल के तौर पे अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोगॉन एक सिक्रीशन है, इसका लेवल हाई हो जाए तो इसी की बिहाफ पे फौरन बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को भी हाई किया जाता है। फौरन ग्लाइकोजन ब्रेक होती है और ग्लूकोज का लेवल हाई करना शुरू कर देती है। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें किसी एक चीज की प्रोडक्ट को इनहैंस किया गया। और नेगेटिव में इसी का हम क्या कर देते हैं, उलट कर देते हैं। जहां आपने कहा कि रिस्पॉन्स इंक्रीज किया गया वहां हम कहते हैं डिक्रीज किया गया। जहां हम कहते हैं किसी भी मैकेनिज्म को स्विच ऑन किया गया, यहां हम कहेंगे किसी भी मैकेनिज्म को क्या किया गया, स्विच ऑफ किया गया। यानी एक रिवर्स रिलेशन यहां पे बनता है, जबकि यहां पे एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है। मिसाल के तौर पे इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी जब अपने अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई है तो बॉडी कोशिश करेगी बॉडी के अंदर टेम्परेचर लो किया जाए, और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है वो लो है तो बॉडी कोशिश करती है टेम्परेचर को हाई किया जाए। या इन अदर वर्ड्स अगर टेम्परेचर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हाई है तो बॉडी हीट रिलीज करती है, और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर लो है तो बॉडी हीट को कंजर्व करती है। तो ये जो रिवर्स रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होगा, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। हमारी बॉडी में बेशुमार मैकेनिज्म हो रहे हैं, उनमें जो ज्यादातर मैकेनिज्म है वो नेगेटिव होते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने कंक्लूड किया व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हमने डिस्कस किया फीडबैक मैकेनिज्म को, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को, उसकी एग्जांपल, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को और उसकी एग्जांपल। आज का लेक्चर जो था ये भी बेसिकली ज़्यादातर जो था वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट था। ये सारी डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। रिसेप्टर की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेटर की डेफिनेशन, अफेक्टर की डेफिनेशन,
फीडबैक मैकेनिज्म की, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह लेक्चर हमने कंप्लीट किया और इसके अंदर हमने डिस्कस किया कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन को और उसके कंपोनेंट्स को, जैसे कि रिसेप्टर से क्या मुराद है, कोऑर्डिनेटर से क्या मुराद है और इसी तरह अफेक्टर से क्या मुराद है। फिर हमने जो कंट्रोल सिस्टम का बेसिक मैकेनिज्म है, जो प्रिंसिपल है, उसको भी डिस्कस किया, यानी फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या मुराद है। ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है और इसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से याद करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।